सभी उपस्थित जनगणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर यामिनी नेगी है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मोहन नगर गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा संग्रह और विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेटा संग्रह होता क्या है और किस तरह से संग्रह करने के बाद उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेटा संग्रह से। डेटा संग्रह का अर्थ जानते हैं। डेटा संग्रह का मतलब होता है कि किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग डेटा संग्रह का नाम देते हैं। अब ये डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आपको बच्चों की हाइट का डेटा इकट्ठा करना है तो वो एक डेटा संग्रह कहलाएगा। अगर आपको डेटा किसी और चीज के लिए कलेक्ट करना है, जैसे बच्चों के वजन पर अगर आपको डेटा इकट्ठा करना है या बच्चों की उम्र पर आपको डेटा इकट्ठा करना है, तो वो उसका एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य के लिए आप उसे इकट्ठा करने जा रहे हैं। सो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग डेटा संग्रह का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक तालिका बनाई है जिसमें दो चर यानी कि दो वेरिएबल्स दिखाए गए हैं। एक है x और एक है y। x में यहाँ पर वर्षों को दिखाया गया है। जो आपका चर x है यानी कि वेरिएबल x है, वहां पर वर्षों को दिखाया है, जैसे 1970, 71, 1980, 81, 1990, 91। इसी तरह से जो आपका चर y है यानी कि वेरिएबल y है, यहाँ पर भारत में खनिजों के उत्पादन को दिखाया गया है। सो ये जो हमारे चर है, ये जो हमारे वेरिएबल है x और y, इसकी मदद से हम भारत में खनिजों के उत्पादन की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। मतलब कि किस साल में जो उत्पादन था खनिजों का वो ज्यादा था, किस साल कम था, किस साल कितना ज्यादा था, किस साल कितना कम था। सो इन्हीं आंकड़ों की मदद से हम खनिजों के उत्पादन का उतार चढ़ाव का अनुमान लगा सकते हैं। ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस साल में ज्यादा उत्पादन हुआ और किस साल में कम उत्पादन हुआ। अब आते हैं डेटा संग्रह से पहले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में लाने चाहिए। सबसे पहला जो कारक है वो होता है प्रकृति, जांच का दायरा और उद्देश्य। जब भी आप कोई डेटा संग्रह करने जा रहे हैं, कलेक्ट करने जाते हैं, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आप किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए उस डेटा को संग्रह करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, ये रिसर्च करना चाहती हूँ कि जो मेरे क्लास में जितने भी छात्र हैं उनकी औसत हाइट कितनी है, तो मैं जो डेटा कलेक्ट करूंगी वो हाइट का होगा। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ, बच्चों की औसत आयु या औसत वेट या औसत हाइट। उसके बाद आता है जानकारी का स्रोत। जानकारी का स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से मुझे उसकी जानकारी मिल सकती है। अगर मैंने बच्चों की औसत आयु या औसत हाइट को मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए ये पता लगाना पड़ेगा कि वो बच्चे मुझे मिलेंगे कहाँ। क्या वो बच्चे मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, क्या वो बच्चे सेकेंड ईयर के होंगे, या वो बच्चे थर्ड ईयर के होंगे और वो बच्चे मेरे ही कॉलेज के होंगे या किसी और कॉलेज के होंगे। तो मुझे ये पता लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है धन की उपलब्धता, मतलब अरेंजमेंट ऑफ मनी। अब आपके पास कितना धन उपलब्ध है, कितनी मनी अवेलेबल है आपके पास। आप कोई भी अगर डेटा संग्रह करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपका जो दायरा है, आपके जो छात्र हैं जिनसे आपको डेटा संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, वो बहुत ही बड़ी संख्या में है। तो वहां पर आपका जो एक
टाइम होगा, आपका जो समय होगा और धन होगा, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके जो छात्र हैं जिनकी आप औसत आयु पढ़ना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा है, अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए आपको समय भी ज्यादा लगाना पड़ेगा और आपको धन की भी उपलब्धता को देखना पड़ेगा। डेटा संग्रह की तकनीक, आप कौन सी तकनीक अपना सकते हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए? बहुत सारी तकनीक होती है जो हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन तकनीक के जरिए, किन का उपयोग करके आप अपने छात्रों से या आप अपने उन लोगों से जो जिनसे आपको अपना डेटा इकट्ठा करना है उनके पास आसानी से पहुंच सकते हैं और अपना डेटा संग्रह कर सकते हैं। प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता, जो भी ये डेटा इकट्ठा करने जाएगा आपके छात्रों के पास या किसी और के पास, वो कितने प्रशिक्षित हैं, कितने ट्रेंड हैं, कितनी उन्हें उस चीज की नॉलेज है। मतलब अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में सर्वे करना चाहती हूँ तो मुझे ये पता लगाना होगा कि जो भी आदमी ये सर्वे करने जा रहा है क्या उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है, या उसके जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में उसे नॉलेज है या फिर नहीं है। क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्तियों की अगर उपलब्धता नहीं है तो जो आपका डेटा इकट्ठा होगा वो भी ज्यादा काम का नहीं होगा, वहां पर कमियां बहुत ज्यादा आ सकती है। अगला आता है डेटा संग्रह का कार्य एक शोध समस्या को परिभाषित करने और अनुसंधान योजना को अंतिम रूप देने के बाद शुरू होता है। तो जब भी आप डेटा इकट्ठा करते हैं उसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको कारक बताए उनको ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य पता लगाना होता है कि क्या आपका उद्देश्य है जिसके लिए आप डेटा संग्रह करना चाहते हैं। अब डेटा संग्रह की तो हमने बात कर ली, उद्देश्य हमने पता लगा लिया। अब हम आते हैं आगे कि ये जो डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं, डेटा संग्रह की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ से हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं। डेटा के प्रकार की बात करें तो दो तरह का डेटा होता है। पहला होता है गुणात्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। यहाँ पर अगर आप देखें तो नाम ही अपने आप में बता रहा है गुणात्मक, यानी कि गुण, जहां पर गुणों को दिखाया जाता है या फिर किसी की क्वालिटी बताई जाती है। तो इस तरह का जो डेटा होता है, जो गुणात्मक डेटा होता है, वहां पर आपको विवरण दिया जाएगा, वो लड़की बहुत सुंदर है या उस लड़की का रंग सांवला है, उस लड़के का रंग सांवला है, वो लड़का लंबा है, वो लड़की छोटी है। तो इस तरह का जो डेटा होता है वहां पर आपको विवरण दिया जाता है, अच्छा बुरा, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बच्चा औसत है। तो इस तरह के डेटा को आप माप नहीं सकते। अगर मैंने कहा कि वो लड़की बहुत सुंदर है तो सुंदर में आप उसे नंबर नहीं दे सकते कि उसकी सुंदरता 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो जो भी इस तरह का डेटा होता है जहां पर क्वालिटी बताई जाती है, जहां पर गुण बताया जाता है, उस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं गुणात्मक डेटा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है शरीर का रंग, गोरा, सांवला, काला, या मुर्गे में रंग का पंख, या कुछ भी चीज हो सकती। तो जहां पर भी आप गुणों को बताएंगे वहां पर हम लोग उसे बोलेंगे कि वो जो डेटा है वो है गुणात्मक डेटा। दूसरा आता है मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा। मात्रात्मक का मतलब होता है जहां पर मात्रा दी जाती है या जहां पर क्वांटिटी दी जाती है। तो इस तरह के डेटाओं का जो संबंध होता है वो संख्याओं से होता है। इसी तरह का जो डेटा होता है उसको एनालाइज करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर आपको नंबर दिए जाते हैं, जैसे उम्र, किसी की उम्र 11 साल है, 12 साल है, 13 साल है, या किसी का वजन वो 50 किलो का है, वो 55 किलो का है, या वो 60 किलो का है। तो जहां पर मैं बोलती हूँ कि वो मोहन सोहन से लंबा है, तो इस तरह का जो डेटा है वो हो गया गुणात्मक।
क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं कहती हूँ कि मोहन की हाइट 5 फुट 6 इंच है और सोहन की हाइट 5 फुट 5 इंच है। अब यहाँ पर क्योंकि एक संख्या आ गई 5 फुट 6 इंच 5 फुट 5 इंच, तो ये जो हमारा डेटा है वो गुणात्मक से हटकर क्या बन गया, मात्रात्मक, क्योंकि यहाँ पर संख्या आ गई और इस तरह के डेटा को हम आसानी से माप सकते हैं। अगला आता है कि ये जो हमने डेटा की बात करी, गुणात्मक और मात्रात्मक, ये डेटा हम कहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हम लोग डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। पहला स्रोत होता है प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक स्रोत, जहां से हम अपने डेटा को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक आंकड़े, जहां पर वो डेटा पहले से ही अवेलेबल होता है, कहीं पर वो एग्जिस्ट करता है, हम उसको अपने उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं। जैसे कि अगर मुझे शेयर मार्केट पर काम करना है, तो शेयर मार्केट का जो डेटा है वो पहले से ही सेबी है वो इकट्ठा करके रखती है, या उनके बहुत सारे एक्सचेंज हैं, जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो सीधा सीधा मैं जाऊंगी उनके वेबसाइट पर और वहां से मैं डेटा को निकाल सकती हूँ। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसे हम कहते हैं द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े होते हैं जो मैं अपने उद्देश्य के हिसाब से अपनी मर्जी से इकट्ठा करती हूँ। मुझे अगर दो चीजें पूछनी है, तो मैं जब उस डेटा को इकट्ठा करूंगी तो मैं उसमें दो ही चीजें पूछूंगी, मैं उसमें चार चीजें नहीं पूछूंगी। तो इस तरह का डेटा जो उद्देश्य पर निर्भर करता है, जो आप अपने उद्देश्य के हिसाब से इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। मतलब प्राथमिक जो सबसे पहली बार इकट्ठा करा जा रहा है, और द्वितीयक आंकड़े जो पहले से ही इकट्ठा हो चुका है, उसे आप इस्तेमाल करते हैं और चेंज करते हैं अपने उद्देश्य के हिसाब से। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार में कि प्राथमिक आंकड़े होते क्या है, क्या उनके लाभ है, क्या उनकी हानियां हैं, और क्या क्या अलग अलग प्रकार है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े के। सो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।